तो बच्चों अपन लोगों ने लास्ट क्लास में आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 6 करा था जो कि सैलरी एड का क्वेश्चन था। अब बच्चों इसी के अंदर हमको क्वेश्चन नंबर 7 करना है जो कि कैपिटल गेन एड का है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अगर पेपर में कैपिटल गेन एड का क्वेश्चन आता है तो अपने को क्या करना है, कैपिटल गेन एड में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ये पढ़ लो। क्वेश्चन ने पूछा है कंप्यूट कैपिटल गेन टैक्स टू बी पेड बाय मिस प्रिया फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अज्यूमिंग हर अदर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ये अज्यूम करते हुए कि इसकी अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है। अब क्या निकालो, मिस प्रिया का कैपिटल गेन टैक्स निकालो। अब क्योंकि इसकी अदर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रही है तो इसका इंप्लीकेशन ये आ रहा है कि हमारे पास कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन नहीं बचेगी। क्योंकि हमारे पास कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन नहीं बचेगी तो हम कैपिटल गेन का टैक्स वैसे ही निकाल लेंगे। अच्छा, अब कैपिटल गेन का क्वेश्चन करते वक्त मैंने हमेशा आपको बोला है अमेंडमेंट डेट याद रखिए। जब तक आप अमेंडमेंट डेट याद नहीं रखेंगे क्वेश्चन नहीं होगा। कैपिटल गेन एड की अमेंडमेंट डेट है 23 जुलाई 2024। क्योंकि कैपिटल गेन हेड की अमेंडमेंट डेट 23 जुलाई 2024 है तो इस वजह से बेटा एक चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो असेट का डेट ऑफ ट्रांसफर है वो 23 जुलाई 2024 के पहले का है या 23 जुलाई 2024 के बाद का है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मिस प्रिया हैज ऑलवेज बीन फाइनेंशियली अवेयर एंड स्ट्रेटेजिक विद हर इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया बात है। इन जनवरी 2022 शी सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड। उसे गोल्ड में अपॉर्चुनिटी दिखी एंड इसने गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली 3,25,000 की। तो ये गोल्ड ज्वेलरी की क्या हो गई, सीओए हो गई। ये गोल्ड ज्वेलरी की क्या हो गई, सीओए हो गई। बिलीविंग इट वुड बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। उसे लगा ये फ्यूचर के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, उसने खरीद ली। इन अक्टूबर 2024 गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड शी डिसाइडेड टू सेल हर ज्वेलरी ऑन 31/10/24। अब सबसे पहले समझो डेट ऑफ ट्रांसफर 31/10/24 है, यानी अमेंडमेंट के डेट के बाद की है। क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफर अमेंडमेंट के डेट के बाद की है तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ होल्डिंग लगेगा वो 24 मंथ्स का लगेगा। अब हमने एसेट खरीदा कब है, जनवरी 22 में, और बेचा कब है, अक्टूबर 24 में। तो अक्टूबर 24 में अगर बेचा है तो जनवरी 22 से जनवरी 24 में ही 24 महीने पूरे हो गए। तो आप सोचो पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 24 मंथ्स है, देयरफॉर ज्वेलरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गई। प्लस क्योंकि हमने ये जो ज्वेलरी बेची है अमेंडमेंट डेट के बाद बेची है तो अपने को ज्वेलरी का कैपिटल गेन निकालते वक्त इंडेक्सेशन भी नहीं करना है। अच्छा, अब ज्वेलरी बेची कितने में, क्वेश्चन बोल रहा है 4,75,000 में हमने ज्वेलरी बेची है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने ज्वेलरी 4,75,000 रुपीज में बेची है, अच्छी बात है। तो आप ज्वेलरी का कैपिटल गेन निकाल लो। अब ज्वेलरी का कैपिटल गेन निकाल लो तो ज्वेलरी की एफवीओसी हो गई 4,75,000 और सीओए हमने अभी इधर देखी थी, कितनी थी बेटा सीओए, 3,25,000। तो सीओए आप माइनस कर दो। सीओए माइनस करके ज्वेलरी पे अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 1,50,000 का। कोई बता सकता है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगेगा, कोई बता सकता है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगेगा। तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 12.5% क्योंकि अमेंडमेंट की डेट के बाद का है अंडर सेक्शन 112। तो इसका टैक्स तो साथ के साथ निकाल लो, ज्वेलरी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 1.5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसका मैं 12.5% करता हूं तो मुझे बताइए ज्वेलरी का टैक्स कितना आया, फटाफट बोलिए ज्वेलरी का टैक्स कितना आया। 18,750। ज्वेलरी का टैक्स आ गया 18,750, सॉरी। तो ये अपना ज्वेलरी का टैक्स तो निकल गया। देखो ज्वेलरी का टैक्स निकालना इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। अब आगे बोल रहा है शी सोल्ड हर हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑन 1/12/24। अब याद करो अगर हम लैंड या बिल्डिंग बेचते थे, ऐसी लैंड या बिल्डिंग बेचते थे जो खरीदी 23 जुलाई के पहले है और बेची 23 जुलाई के बाद है, तो हमें कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन निकालना है और उस पर टैक्स लगाना है एट द रेट ऑफ 12.5%। और हमें कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन भी निकालना है और उस पर टैक्स निकालना है 20%।
फिर जो असेसी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यानी जहां पर टैक्स कम आएगा, वो वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए था, तो मिस प्रिया तो इंडिविजुअल है, तो मिस प्रिया को ये ऑप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन बोल रहा है शी सोल्ड हर हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/12/24 फॉर 80 लाख। अच्छी बात है। स्टैम्प वैल्यू 90 लाख की है। अब स्टैम्प वैल्यू बेटा 90 लाख की है, स्टैम्प वैल्यू 90 लाख की है, तो थोड़ा सा अपने को पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा तो पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई यहां पे अपने को कौन सा सेक्शन लगेगा, कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन लगेगा? 50C। 50C क्या बोलता था कि अगर स्टैम्प वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है, सेल प्राइस कितनी है मेरी 80 लाख, 80 लाख का 110% हो गया 88 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैम्प वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ सेल प्राइस, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे सेक्शन 50C लगेगा। तो FVOC क्या हो जाएगी, यहां पे FVOC हो जाएगी 90 लाख। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लैंड एंड बिल्डिंग का हम कैपिटल गेन निकालते वक्त FVOC 90 लाख लेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। शी परचेज दिस हाउस प्रॉपर्टी ऑन 15 जुलाई 1998। अब दिमाग लगाओ, ये प्रॉपर्टी बिफोर 1 अप्रैल 99 खरीदी गई है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बिफोर 1 अप्रैल 99 खरीदी जाती है तो उस प्रॉपर्टी के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, सॉरी ये प्रॉपर्टी अपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है। तो अगर हम कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदते हैं तो उसकी COA क्या मानते हैं, जो कि एक्चुअल COA है वो, या 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज मोर। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता था, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प वैल्यू विच एवर इज लेस करते थे, और उसके बाद उसको एक्चुअल COA से कंपेयर करके विच एवर इज मोर करते थे। तो अभी शी परचेज दिस हाउस प्रॉपर्टी ऑन 15 जुलाई 1998 फॉर 80 लाख, 8.8 लाख, तो ये तो एक्चुअल COA हो गई। The fair market value of property as on 1 April 2001 was 10.8 lakh. Stamp duty value was 10 lakh. अब लॉ बोला कि अपने को क्या करना है, लॉ बोला अपने को स्टैम्प वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू में से पहले तो विच एवर इज लेस करना है। तो स्टैम्प वैल्यू 10.8 लाख है, सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू 10.8 लाख है, स्टैम्प वैल्यू 10 लाख है। विच एवर इज मोर करेंगे तो कितना आएगा, विच एवर इज लेस करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख आएगा। पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू में और स्टैम्प वैल्यू में हमको विच एवर इज लेस करना है, तो वो 10 लाख आ गया। अब उसको कंपेयर करना है एक्चुअल COA से। तो इन्होंने प्रॉपर्टी 8.80 लाख में खरीदी थी और उस पे उन्होंने ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस भी पे किए 1%। तो 8.8 लाख में अगर आप 1% जोड़ भी लोगे तो वो हो जाएगा 8,88,800। मतलब भाई COA में तो सारे खर्चे ऐड होते हैं ना यार, एक्चुअल COA में तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी ऐड होगी, जो ब्रोकरेज वगैरह पे करिए वो भी ऐड होगी, तो एक्चुअल COA 8,88,800 होगी। और इसको आप कंपेयर किससे करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे 10 लाख रुपए से। फिर अपने को करना है विच एवर इज मोर, तो अपनी जो COA आएगी वो 10 लाख आएगी। फिर समझो अगर कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले आती है तो हमें प्रॉपर्टी की एक तो एक्चुअल COA लेनी है। एक्चुअल COA तो बेटा ये वाली हो गई। एक हमको क्या करना है, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प वैल्यू में विच एवर इज लेस करना है, वो 10 लाख हो गया। फिर ये जो दो वैल्यूज आती हैं इनमें से विच एवर इज मोर करना है, तो COA हो गई हमारी 10 लाख। पहले बताइए मैंने जो COA 10 लाख मानी उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अब अपन कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, विदाउट इंडेक्सेशन भी निकाल लेते हैं और विद इंडेक्सेशन भी निकाल लेते हैं। हम कैपिटल गेन निकाल लेते हैं विदाउट इंडेक्सेशन भी और विद इंडेक्सेशन भी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले विदाउट इंडेक्सेशन निकाल लेते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। विदाउट इंडेक्सेशन निकाल लेते हैं। तो FVOC मैंने कितनी ले ली, FVOC तो मैंने मान ली 90 लाख। तो FVOC तो मेरी 90 लाख हो ही गई।
विदाउट इंडेक्सेशन करना है तो सीधे माइनस सीओए करूंगा। सीओए मेरी है 10 लाख, सीओए मेरी है 10 लाख, सीओए मेरी कितनी है 10 लाख, तो 10 लाख की मैंने सीओए माइनस कर दी। सीओए माइनस करके मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 80 लाख रुपए। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 80 लाख रुपए। समझ गए क्या बेटा मैंने 80 लाख रुपए क्यों लिया? समझ गए क्या बेटा मैंने 80 लाख रुपए क्यों लिया? जल्दी बोलो। ठीक है, अब 80 लाख रुपए पे अपन कितना टैक्स लगाएंगे पहले बताओ। पहले बताओ 80 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगाएंगे, फटाफट बोलो जल्दी बताओ। 80 लाख पे कितना टैक्स लगाओगे बताओ बेटा। नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी विदाउट इंडेक्सेशन अगर हम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं तो टैक्स कितना लगाएंगे बताओ? कितना लगाएंगे? 12.5%। ठीक है, अब अगर अपन यहां डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो गड़बड़ होगी, इसलिए मैं एक बार टैक्स नहीं लगा रहा हूं। मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा क्यों नहीं लगा रहा हूं। अभी आप पहले कैपिटल गेन निकाल के छोड़ दो, बाकी सब देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी एक बार आप क्या छोड़ दो, कैपिटल गेन निकाल के छोड़ दो, बाकी सब अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कैपिटल गेन यहां पे कैपिटल गेन निकालता हूं तो मेरा कैपिटल गेन कितना आएगा? मेरा कैपिटल गेन आएगा 80 लाख रुपए। अब दूसरा केस अपने को क्या सॉल्व करना है? दूसरा केस अपने को क्या सॉल्व करना है पहले ये समझो। मैं दूसरा केस निकाल लेता हूं एक बार, कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन, फिर इसको स्टेटमेंट बना के करेंगे। स्टेटमेंट बना के करेंगे तभी आंसर सही आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मेजर फियास्को हो जाएगा, मेजर फियास्को। अच्छा, एफवीओसी तो हमारी 90 लाख है, ही हमने ली है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस अपने को इसमें से क्या करना पड़ेगा अब की बार? इंडेक्स सीओए। तो सीओए मेरी कितनी है? सीओए मेरी कितनी है? 10 लाख डिवाइडेड बाय, देखो 1 अप्रैल 2001 से पहले का इंडेक्स है नहीं तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, मल्टीप्लाइड बाय हमारे ईयर का इंडेक्स। हमारे ईयर का इंडेक्स है 363। बताओ भैया इसको सॉल्व करके कितना आया? बताओ भैया इसको सॉल्व करके कितना आया? फटाफट बोलो बेटा, सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? कितना आया? 37 लाख 30,000, 36 लाख। तो ये आ गया 36 लाख 30,000। तो अगर ये 36 लाख 30,000 आ गया तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 53 लाख 70,000 आया क्या बताओ? 53 लाख 70,000 आया क्या बताओ? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको प्रॉपर स्टेटमेंट बना के करते हैं जिससे अपना क्वेश्चन सही हो, गलत ना हो। प्रॉपर स्टेटमेंट बना के करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सही हो, गलत ना हो। अब बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि हमने कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन भी निकाल के रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और हमने कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन भी निकाल के रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो अब आप ये सोचो पहले तो, अब आप ये सोचो पहले तो, मेरे को ज्वेलरी से कैपिटल गेन हुआ है, तो ज्वेलरी से तो कैपिटल गेन 1.5 लाख हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का तो देखो अपने को दोनों में अलग अलग लेना पड़ेगा। विदाउट इंडेक्सेशन मैंने निकाला तो 80 लाख रुपए आया, तो ये 80 लाख रुपए मैंने ले लिया, और विद इंडेक्सेशन मैंने निकाला तो 53 लाख 70,000 आया, तो मैंने 53,70,000 ले लिया। कोई अदर इनकम क्वेश्चन में है नहीं, कोई अदर इनकम क्वेश्चन में है नहीं। देखो यहीं पे कर रहा हूं पूरा सॉल्व, इसी स्टेटमेंट में, कोई अदर इनकम क्वेश्चन में है नहीं। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई पहले आप ये बताओ? यहां पे तो 81,50,000 हो गई, और यहां पे मेरे हिसाब से हो गई 55,20,000 हो रही है कि एक बार चेक कर लो? 55,20,000 हो रही है कि एक बार चेक कर लो? फटाफट बोलो, जल्दी बताओ, बता दो भाई। तो बेटा रिप्लाई करो, ऐसे नहीं होगा। अब पता है ये क्यों करना जरूरी है? अब आप याद करो कि अगर हमारी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती थी तो सरचार्ज भी तो लगता था, सरचार्ज भी तो लगता था। तो अब जब आप इसका टैक्स निकालोगे तो आपको सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा। अब आप इसका टैक्स निकालोगे तो आपको सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सरचार्ज तो चलो अपन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टैक्स निकालते हैं, देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में जाना है। तो ज्वेलरी का टैक्स तो दोनों जगह सेम आएगा। ज्वेलरी के ऊपर लॉन्ग टर्म गेन है, 20% का टैक्स लगेगा, तो 1.5 लाख रुपए का 20%, 1.5 लाख रुपए का 20%। भाई ज्वेलरी पे तो 20%, सॉरी
1.5 लाख रुपए का 12.5%, तो हमने 12.5% तो पीछे निकाल ही लिया था, कितना आया था 18750, तो 18750 18750, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स निकालो हाउस प्रॉपर्टी के। अब विदाउट इंडेक्सेशन में मैं टैक्स कितना लेता हूं, विदाउट इंडेक्सेशन में मैं टैक्स लेता हूं 12.5%, तो 80 लाख का मेरा कैपिटल गेन आया है, उसका 12.5%। बताओ भाई 12.5% करके कितना आया, फटाफट बता दो भैया, ये तो आप ही बताओगे, ये तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, जल्दी बोलो कितना आया। 10 लाख। कितना आया, 10 लाख, 10 लाख ही आया क्या, बहुत बढ़िया। और एक अपना आया 53,70,000, 53,70,000 का 20%, 53,70,000 का 20% कितना है, 10,74,000, यही आ रहा है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा ऑप्शन बेटर आएगा, ये वाला ऑप्शन। तो अपन स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बना लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं टैक्स लायबिलिटी का। अब देखो टैक्स लायबिलिटी अगर क्वेश्चन ने पूछी है, क्वेश्चन ने पूछा है कंप्यूट द कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स पूछा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरचार्ज नहीं लगाओगे और एचईसी नहीं लगाओगे, सब लगाओगे। तो भैया ज्वेलरी का मेरा टैक्स है 1.5 लाख रुपए, मैं हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स लेकर चलूंगा 10 लाख रुपए, क्योंकि वो ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट। अरे यार ज्वेलरी का टैक्स है मेरा 18750, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स में लेके चलूंगा 10 लाख रुपए, तो मेरा टोटल टैक्स आएगा 118, मेरा टोटल टैक्स आएगा 1018750 आ गया। इसके ऊपर पहले तो मैं लगाऊंगा एचईसी, पहले तो मैं लगाऊंगा सरचार्ज। अच्छा सरचार्ज किस रेट से लगता है, 50 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 10%। तो अब मुझे बताओ सरचार्ज कितना लगेगा, 101,875। सरचार्ज को जोड़ के मेरा टैक्स कितना आएगा बताओ, 1120625। फिर अपने को इस पे जोड़ना है एचईसी एट द रेट ऑफ 4%। करके बताओ भैया एचईसी कितना आ रहा है 1120625 का, 44825। तो ये मेरा टैक्स पेबल आ जाएगा, ये कितना टोटल आएगा, ये आएगा 1165450। बस यही आपका आंसर है, राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत तो है नहीं। बताइए आया ये वाला क्वेश्चन, नहीं आया, फटाफट बोलिए। आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया 7th वाला। 7th के बाद अगला क्वेश्चन आता है 8th। क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं तो आपको हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, क्वेश्चन बाद में पढ़ो। मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, क्वेश्चन बाद में पढ़ो। पहले ये देखो क्वेश्चन ने हमसे कैलकुलेट क्या करवाया है। जब तक आप ये नहीं देखोगे कि क्वेश्चन ने हमसे कैलकुलेट क्या करवाया, आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन ने बोला है टोटल इनकम निकालनी है मिस्टर अक्षय की, और अमाउंट ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड निकालना है, मतलब सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन हो गया, और ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, यानी क्वेश्चन हमसे करना है ओल्ड रिजीम से। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई बताएगा अगर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या होती है, बताओ बोलो। क्या क्या अप्रोच होती है, सुनी नहीं मेरे को, एक बार फिर बोलो। ठीक है, पहले एक बार हम सारी इनकम लिख लेंगे, पहले एक बार हम सारी इनकम लिख लेंगे, एक बार हमारी सारी इनकम आ जाएगी, फिर हम लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, इनकम निकालते चलते हैं, क्योंकि ये तो आपको लिख के ही करना पड़ेगा, लॉसेस सेट ऑफ करने का सवाल है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये तो आपको लिख के ही करना पड़ेगा, आप बिना लिखे तो इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते, क्योंकि लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए बोल रहा है। तो मैं बिना लिखे कैसे करूंगा, सोच के देखो, मैं बिना लिखे तो क्वेश्चन को नहीं कर सकता, तो लिखकर ही मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। अब देखो ये मिक्स सवाल है, एक तरीके से आप सोचो तो, मैं फिर बोल रहा हूं, आप एक तरीके से सोचो तो ये मिक्स सवाल है। टोटल इनकम भी निकलवा दिया, लॉसेस भी सेट ऑफ करा लिए, बात खत्म। तो ठीक है भैया, सारा कुछ ही हम कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन बोल रहा है करने को, हम कर लेंगे। मैंने एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बनाया है, 3 कॉलम अमाउंट के बनाए हैं। 3 कॉलम अमाउंट के इसलिए बनाए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कई सारी कैलकुलेशंस आपसे कराने वाला है। आइए, अक्षय है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, डिटेल दे रहा है 31 मार्च 25 की। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड है मतलब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगा।
35,20,000 की। तो इनकम लिख देता हूं पहले तो सैलरी की। सैलरी की इनकम मिडिल वाले कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि इससे कोई मेरे को कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है? रेंट रिसीव हुआ है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली। दिल्ली की हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिला है 5 लाख का। अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी का और क्या डेटा क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। अपने को पढ़ना पड़ेगा कि और क्या हाउस प्रॉपर्टी का डेटा क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन बोल रहा है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अवर प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का लोन है, परचेज का लोन है, ध्यान रखो। लोन वॉज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंड। दिस रीपेमेंट इंक्लूड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7 लाख। इंटरेस्ट भी पे करा है 7 लाख का। मतलब हमने टोटल रीपेमेंट 15,25,000 की करी है, उसमें इंटरेस्ट 7 लाख का है। मतलब बचा हुआ अमाउंट प्रिंसिपल का होगा। प्रिंसिपल का बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? 8,25,000 रुपए। जब इंटरेस्ट 7 लाख की है तो थोड़ा सा पहले तो ये दिमाग लगा लो, थोड़ा सा तो पहले ये दिमाग लगा लो कि इंटरेस्ट का हमको सेक्शन, प्रिंसिपल अमाउंट का हमें सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अच्छा, आगे बोल रहा है एक और घर से रेंट मिला है जो जयपुर में है, 3,20,000 का मिला है। अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर। रिपेयर के लिए लिया था। रिपेयर से लेने से तो क्या फर्क पड़ता है? अब सोचो ना, लेट आउट प्रॉपर्टीज के केस में तो इंटरेस्ट के ऊपर कोई मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं। तो यहां परचेज था, यहां रिपेयर था, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अब ये बोल रहा है कि जो लोन है वो कौन से घर का है? हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली का है। मतलब ये इस वाले और इस वाले घर का नहीं है। द प्रॉपर्टी इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब रिपेयर से फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा क्योंकि लोन रिपेयर के लिए लिया है तो मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट की 30,000 रुपए हो जाएगी। अच्छा, लोन वॉज टेकन ऑन 1 अप्रैल 17। अच्छी बात है। एंड वॉज यूटिलाइज इन द 50-50 रेशियो फॉर हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई एंड दिल्ली रिस्पेक्टिवली। अब ये हो गया। आप देखो घर कौन कौन से हो गए। घर कौन कौन से हो गए? एक तो दिल्ली का घर हो गया, एक घर हमारे पास जयपुर में हो गया, एक घर मुंबई में हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो ये वाला लोन था, ये वाला लोन का 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, ये 50-50 है। मतलब 50-50 ऐसे है कि कुछ पार्ट दिल्ली के घर में भी यूज हुआ है। तो मतलब दिल्ली के घर के हमारे पास 2 लोन हो गए। दिल्ली के घर का एक तो ये वाला लोन हो गया और एक दिल्ली के घर का ये वाला लोन हो गया। तो जब हम दिल्ली के घर की टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे तो 2 लोन के इंटरेस्ट माइनस करने पड़ेंगे। एक तो ये वाला और ये 1.5 लाख। 1.5 लाख पूरा माइनस नहीं होगा, 50-50 करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख का 75,000 तो अप्लाई होगा मुंबई के घर पे और 1.5 लाख का 75,000 अप्लाई होगा दिल्ली के घर पे। समझ गए ये बात? वो अभी अपन कैलकुलेशन करेंगे तब देख लेंगे। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑन विच एसटीटी वाज पेड। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी है, अदर सोर्स में चली जाएगी। लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस है, सेट ऑफ हो जाएगा। स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट है तो पीजीबीपी में चला जाएगा। लॉटरी इनकम 75,000 है, अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। ग्रॉस है, ग्रॉस नहीं होती तो ग्रॉस अप करना पड़ता। लॉस इनकर्ड बाय द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर। अब कोई बताएगा इस वाले लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? कोई बताएगा कि इस वाले लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? सर अपन ने ये पढ़ा है कि जिस सोर्स की इनकम एग्जम्प्ट होती है उस सोर्स का लॉस वर्थलेस होता है। अब पार्टनर को जब फर्म से शेयर इन प्रॉफिट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है। पार्टनर को जब फर्म से शेयर इन प्रॉफिट मिलता है तो एग्जम्प्ट होता है। तो जब पार्टनर को फर्म से शेयर इन प्रॉफिट मिला तो वो एग्जम्प्ट है। जब पार्टनर को फर्म से शेयर इन प्रॉफिट मिला तो वो एग्जम्प्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये लॉस वर्थलेस हो गया। तो बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा था, ये जो लॉस है वो वर्थलेस लॉस है। ये जो लॉस है वो वर्थलेस लॉस है। वर्थलेस लॉस क्यों है? क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक है इसके पीछे कि जिस सोर्सेज की इनकम एग्जेम्प्ट होती है उस सोर्स का लॉस भी वर्थलेस होता है। ठीक है सर, हम कर लेंगे इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करना है? कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है।
अच्छा मुझे एक लेकिन बात बताओ, इसको स्टेटमेंट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, जल्दी बताओ, फटाफट बोल दो, देखो इतना टाइम नहीं है, स्टेटमेंट में दिखाओगे नहीं दिखाओगे? अरे बता दो भाई। यस सर। क्यों दिखाएंगे स्टेटमेंट में, कोई रीजन बताएगा? स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग के लिए, और अपने को नोट भी देना पड़ेगा क्योंकि इस सोर्स की इनकम एग्जाम्प्ट है तो सोर्स का लॉस वर्थलेस होगा। सैलरी मिली है पार्टनर को फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, पीजीबीपी में आएगी भैया, सेम वाज अलाउड टू फर्म, तो ठीक है, जितना फर्म को अलाउड हो उतना हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये टैक्सेबल हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बेटे का, बेटे का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 30 साल का बेटा है, होगा 30 साल का। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं भाई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने पे करा है, तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने पे करा है वो बेटे के लिए पे करा है। अब पहली तो याद रखो कि बेटे का भी अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो 80 में डिडक्शन मिलता है, और बेटा कैसा भी हो, मेजर हो माइनर हो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 30 साल से कोई फर्क नहीं है, यूएसए में काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 का अमाउंट है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी क्वेश्चन में दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है 2,75,000 का, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है 111 का 25,000 का, ठीक है, वो तो ट्रीटमेंट करेंगे तब देखेंगे। ये 111 का है तो दिमाग लगाओ, हो तो ये भी शॉर्ट टर्म ही गया, लॉन्ग टर्म तो ये भी नहीं है। पहले मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है? आइए अब मैं एक एडवाइस दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को जब आप करो तो सबसे ज्यादा जो इस क्वेश्चन में पॉइंट है वो हाउस प्रॉपर्टी के ही है, तो एक एक पॉइंट का ट्रीटमेंट ध्यान से सोचते हुए करना। और हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान रखो 3 घर हैं, एक दिल्ली में, एक जयपुर में, एक मुंबई में। दिल्ली और जयपुर वाला लेट आउट है, मुंबई वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड, और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की नेट एनुअल वैल्यू क्या लेनी है? 0। बहुत बढ़िया, तो आइए अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले हाउसिंग दिल्ली की निकाल लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ना तो म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, ना फेयर रेंट गिवन है, ना स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। जानते हो आप ये बात? बिल्कुल सर हम जानते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ये कोई भी चीज नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्योंकि कोई भी ये चीज नहीं गिवन है, तो जो रेंट रिसीव्ड है उसी को जीएवी मानो और फटाफट फटाफट सवाल को करो, ज्यादा माथा पच्ची पालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जीएवी, तो दिल्ली वाले घर का रेंट कितना है पहले ये चेक करो। दिल्ली वाले घर का रेंट कितना है? दिल्ली वाले घर का रेंट है बेटा 5 लाख, तो 5 लाख रुपए मैंने दिल्ली वाले घर का रेंट दिखा दिया, ये मेरी जीएवी हो गई। माइनस करना होता है म्युनिसिपल टैक्स। अब क्वेश्चन में ध्यान दो म्युनिसिपल टैक्स भी नहीं है, तो जो जीएवी है वही एनएवी है। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे बताओ कहीं पर म्युनिसिपल टैक्स आया था क्या? नहीं आया था ना। फिर माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, तो 1,50,000 का 30% हो गया 1.5 लाख रुपए, वो माइनस करो। माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब याद करो दिल्ली के घर पे 2 लोन है, दिल्ली के घर पे 2 लोन है। दिल्ली के घर पे एक तो ये वाला लोन है, इसका 7 लाख का इंटरेस्ट, और एक ये वाला लोन है इसका 75,000 का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 7 लाख का इंटरेस्ट कितना हो गया? 7 लाख का प्लस इंटरेस्ट हो गया 75,000 का। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट कितना हुआ आपने दिमाग लगाया क्या? इंटरेस्ट कितना हुआ? 7 लाख का और 75,000 का, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 7,75,000। इसका आप डिफरेंस करोगे तो आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा, साफ दिख रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आएगा। मुझे कैलकुलेट करके बताओ लॉस कितना आ रहा है, मुझे कैलकुलेट करके बताओ लॉस कितना आ रहा है, फटाफट बोलो बेटा, ये सब आपको बताना पड़ेगा, फटाफट बताओ मेरे को लॉस कितना आ रहा है। 425,000। बिल्कुल 4,25,000 का लॉस आ रहा है। अब बेटा ये जो लॉस आ रहा है, ये लॉस मैंने अंदर ही रहने दिया क्योंकि बाद में मेरे को सेट ऑफ करने में काम आएगा, तो इसको बाहर लिखने का तो कोई सेंस है ही नहीं। उसके बाद मेरे पास एक और हाउस है, उसके बाद मेरे पास एक और हाउस है, हाउस इन जयपुर। अब मुझे बताओ जो मेरे पास हाउस इन जयपुर है, मेरे पास हाउस इन जयपुर है,
उसका अपने को रेंट कितना दे रखा है। अब बेटा हाउस इन जयपुर का रेंट मुझे दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो देखो हाउस इन जयपुर का रेंट है 320, यही जीएवी है यही एनएवी है क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स है नहीं। तो 3,20,000 ये आ गया। इस 3,20,000 में वापस से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 30%। तो 3,20,000 का 30% आया 96,000, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इस घर के लोन का इंटरेस्ट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? इस घर के लोन का कोई इंटरेस्ट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? मुझे चेक करके बताओ। जयपुर वाले घर का तो कोई मेरे को नजर ही नहीं आ रहा इंटरेस्ट। जयपुर वाले घर का तो मुझे कोई इंटरेस्ट नजर ही नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया बात है सर, तो इंटरेस्ट नील कर दिया मैंने। तो 3,20,000 माइनस 96,000 आएगा 2,24,000, ये आ गया। अच्छा, अभी अपने पास एक और हाउस है, हाउस इन मुंबई। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि मुंबई का हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अब जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो बात ही खत्म, कोई कैलकुलेशन तो ज्यादा है नहीं। एनईवी तो जीरो हो गई, माइनस सिर्फ इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट में भी अगर आप दिमाग लगाओगे, इंटरेस्ट में भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो इंटरेस्ट है 75 और 75। तो 75 का इंटरेस्ट मुंबई के हाउस का है और मुंबई का हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड और रिपेयर के लिए लोन है। तो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलना है आप सब जानते हो 30,000 का ही मिलना है। तो 30,000 का डिडक्शन देके वापस से मुझे यहां पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ गया। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 30,000 का ये आ गया। तो टोटल लॉस हाउस प्रॉपर्टी का कितना हो गया सोचो, 425 का ऊपर और 30 का नीचे। हो गया कि नहीं हो गया? तो हाउस प्रॉपर्टी का टोटल लॉस मेरे पास 4,55,000 का इकट्ठा हुआ है। ये जब मैं लॉसेस को सेट ऑफ करूंगा तब इसका ट्रीटमेंट करोगे। और आप सब क्लियरली जानते हो कि मैं लॉस का ट्रीटमेंट हमेशा लास्ट में करता हूं, मैं लॉस को भी छेड़ूंगा भी नहीं, मैं पहले सारी इनकम्स लिखूंगा। तो मैंने सैलरी की इनकम लिख ली, हाउस में मेरे पास एक इनकम आई है 2,24,000 की, वो मैंने लिख ली। उसके बाद और क्या माहौल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिख लो। कैपिटल गेन एड में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिख लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पहले लेकिन पीजीबीपी तो था, तो पहले तो पीजीबीपी लिखेंगे फिर कैपिटल गेन आएगा। अब पीजीबीपी में हमको क्या क्या दे रखा था? एक तो पीजीबीपी के अंदर अगर आप देखोगे तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है, एक पार्टनर का लॉस है, ये तो वर्थलेस हो ही गया, और एक आपको सैलरी मिली है। तो पीजीबीपी हेड में तो यही इनकम है मेरे पास। तो पीजीबीपी हेड में मेरे पास स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट है 2,30,000 का, और मेरे पास पार्टनर की सैलरी है 50,000 की। तो ये मेरे पास टोटल इनकम पीजीबीपी हेड में अवेलेबल है। ये टोटल इनकम मेरे पास पीजीबीपी हेड में अवेलेबल है। तो अब इसको बाद में अपन जब सेट ऑफ करेंगे तब देख लेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अभी तो कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत इसमें पड़ नहीं रही है। अच्छा, अब इसके नीचे 2-4 लाइनों का गैप रखो क्योंकि आपको लॉसेस सेट ऑफ करने पड़ सकते हैं। अब आया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में मेरे पास क्या क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर्स का 7,95,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स का मेरे पास 7,95,000 है, ये भी मैंने लिख के छोड़ दिया। अब मेरे पास लास्ट में आता है अदर सोर्स। अब अदर सोर्स में मेरे पे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें देके रखी हैं? इंटरेस्ट ऑन एफडी देके रखा है 73,000, और लॉटरी तो पराई है, लॉटरी तो पराई है, इसको नहीं छूना है, आप जानते हो पराये धन को नहीं छूना होता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन क्या मिला अपने को? डिपॉजिट मिला। तो डिपॉजिट पे अपने को कितना इंटरेस्ट मिला है देखकर बताओ। डिपॉजिट पे अपने को इंटरेस्ट मिला है 73,000 का, वो तो मैंने अंदर लिख दिया। और एक अपने को लॉटरी की इनकम आई है। लॉटरी की इनकम तो मैं छूने ही नहीं वाला, लॉटरी की इनकम तो मैं छूने ही नहीं वाला, मैंने उसको सीधे बाहर पटक दिया। मैं लॉटरी की इनकम छूंगा ही नहीं, आप जानते हो, क्योंकि लॉटरी की इनकम से लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते हैं। बस यही डेटा है क्वेश्चन में। अब इस डेटा के बेसिस पे पहले तो मैं ग्रॉस टोटल इनकम निकालूंगा, और ग्रॉस टोटल इनकम में से जब डिडक्शन माइनस करूंगा तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब 1 बाय 1 लॉस देखते हैं, और लॉस भी पहले करंट ईयर के फिर ब्रॉड फॉरवर्ड। तो पहले करंट ईयर के लॉस में क्या है? सैलरी में तो कोई लॉस ही नहीं है, रेंट रिसीव्ड है, रीपेमेंट है, हाउसिंग लॉस है। तो अभी हाउसिंग लॉस का क्या करना है? हाउसिंग लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, हाउसिंग लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं।
और जो बचा हुआ लॉस होता है, सैलरी हेड का जो बचा हुआ लॉस होता है वो बाकी हेड से सेट ऑफ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है बाकी हेड से सेट ऑफ? लेकिन बाकी हेड से जो सेट ऑफ होता है मैक्सिमम कितना सेट ऑफ होता है? 2 लाख। फिर बचा हुआ तो अपने को क्या करना पड़ता है? कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ता है। तो भैया मेरे को हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 4,55,000 का है, तो इसको हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर लो पहले तो पहले तो मैं माइनस कर रहा हूं लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 2,24,000 ही माइनस होगा। 455 के लॉस में से 2,24,000 ही माइनस हुआ, तो कितना लॉस बच गया बताओ? कितना लॉस बचा? फटाफट रिप्लाई करो, कितना लॉस बचा? फटाफट रिप्लाई करो। 2,31,000। तो अब ये जो लॉस बचा मैं सैलरी हेड से सेट ऑफ कर देता हूं। सैलरी हेड के नीचे जगह नहीं छोड़ी हमने, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे जगह। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख ही सेट ऑफ होगा, पूरा सेट ऑफ मत कर देना, पहले ही बोल रहा हूं। मैक्सिमम 2 लाख ही सेट ऑफ होगा, पूरा सेट ऑफ मत कर देना, पहले ही बोल रहा हूं। तो मेरी सैलरी की इनकम बच गई 33,20,000। ठीक है, चलो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का ट्रीटमेंट तो हो गया। और कौन सा लॉस है क्वेश्चन में? अब लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। बिजनेस का लॉस पहले बिजनेस से सेट ऑफ होता है, बिजनेस का लॉस पहले बिजनेस से सेट ऑफ होता है। बिजनेस का लॉस बिजनेस से सेट ऑफ करने के बाद आप किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, आप किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो सिवाय सैलरी हेड के। जानते हो कि नहीं जानते? सैलरी को हाथ नहीं लगाना होता बिजनेस लॉस के लिए। तब बिजनेस में मेरी कितनी इनकम है? 2,30,000 और 50,000, 280 है। तो माइनस लॉस करेंगे किसका? टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल का लॉस दे 7.5 लाख रखा है 7.5 पूरा तो सेट ऑफ होगा नहीं, 280 सेट ऑफ होगा। तो 280 सेट ऑफ करके निल हो गया। अब बचे हुए हाउस प्रॉपर्टी लॉस का क्या करें? बचे हुए हाउस प्रॉपर्टी लॉस का क्या करें? बाकी हेड से बचे हुए पीजीबीपी लॉस का क्या करें? बाकी हेड से करेंगे, लेकिन पहले अपने सेट ऑफ कर लें, फिर पराये सेट ऑफ करेंगे ना। पहले अपने फिर पराये, यही तो रूल है। तो भैया बचा हुआ टेक्सटाइल लॉस हमें याद रखना है। पहले मैं कैपिटल गेन हेड की तरफ चल रहा हूं, पहले मैं कैपिटल गेन हेड की तरफ चल रहा हूं, पहले मैं कैपिटल गेन हेड की तरफ चल रहा हूं। ठीक है, अब कैपिटल गेन हेड में मुझे बताओ पहले तो कोई लॉस है क्या कैपिटल गेन हेड का? क्वेश्चन का करंट ईयर का कोई लॉस है क्या? नजर तो नहीं आ रहा। ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड तो नीचे दे रखें, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं सेट ऑफ करूंगा मैं, पहले करंट ईयर के सारे सेट ऑफ करूंगा। तब मुझे बताइए कैपिटल गेन कितना है? 7,95,000। मुझे बताइए क्या कैपिटल गेन से मैं टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? मुझे बताइए क्या मैं टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। Yes, sir. लेकिन अब इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस रखनी है। मेरे पास शॉर्ट टर्म लॉस भी हैं 2-2। तो आप सोचो प्रॉब्लम क्या आएगी, यही इस क्वेश्चन में सारा दिमाग लग रहा है। पहले ये कैलकुलेट करो, पहले ये कैलकुलेट करो, अपना कैलकुलेटर निकाल लो, पहले ये कैलकुलेट करो, अपना कैलकुलेटर निकाल लो। मेरे पास कैपिटल गेन हेड में कितनी इनकम है? 7,95,000 की है। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी करो। इसमें से ये दोनों लॉस आराम से सेट ऑफ हो सकते हैं, हो सकते हैं, पर मान लो मैं एक बार इनको नहीं करता, पहले मैं पीजीबीपी का लॉस सेट ऑफ कर देता हूं। तो पीजीबीपी में 7.5 हैं, 7.5 में से 280 हटाओ। पहले मुझे बताओ लॉस बचा कितना? पहले मुझे बताओ लॉस बचा कितना? जल्दी बोलो, कितना लॉस बच रहा है? 4,70,000। एक बार के लिए मान लो मैं इसको कैपिटल गेन हेड से सेट ऑफ कर दूं, तो कैपिटल गेन हेड में मेरी इनकम है 795। 795 में से सेट ऑफ करूंगा 4,70,000, जो यहां का बचा हुआ लॉस है, तो बचेगा 3,25,000। क्या 3,25,000 में पूरा सेट ऑफ हो सकता है? क्या 3,25,000 में पूरा सेट ऑफ हो सकता है? क्या हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। तो अब देखो यही इस क्वेश्चन का मेन ट्रिक है भाई। सेट ऑफ करने को तो मैं पूरा यहां से भी सेट ऑफ कर सकता हूं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब दूसरी तरीके से सोचो। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टेक्सटाइल का लॉस यहां सेट ऑफ कर देते हैं।
अगर आपने टेक्सटाइल का लॉस यहां पर सेट ऑफ किया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर आपने टेक्सटाइल का लॉस यहां सेट ऑफ किया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। क्यों गलत हो जाएगा समझो। सर लॉन्ग टर्म गेन पे 20% का टैक्स लगता है, सब जानते हैं लॉन्ग टर्म गेन पे 20% का टैक्स लगता है। अब इस बंदे की जो सैलरी है 30 लाख रुपए से भी ज्यादा है, मतलब 10 लाख से भी ज्यादा है, तो इसकी टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा आनी है, मतलब ये मैक्सिमम स्लैब रेट में जाना है विच इज 30%। तो जो बची हुई सारी इनकम है, जैसे आज सैलरी है उस पर 30% टैक्स लगेगा, इधर से इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे भी 30 लगेगा। तो बेटर ये है कि आप पहले लॉटरी से सेटअप करो टेक्सटाइल के लॉस को, ताकि हाई रेट वाली इनकम कम हो। तो इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं टेक्सटाइल के लॉस को यहां से। तो 73,000 का मैंने टेक्सटाइल का लॉस यहां माइनस कर दिया, तो ये भी निल हो गया। अब टेक्सटाइल का लॉस कितना बचा, 7.5 का था, 280 यहां सेटअप हुआ, 73 यहां सेटअप हुआ। अब मुझे बताओ टेक्सटाइल का लॉस कितना बचा, जल्दी बोलो। टेक्सटाइल का लॉस बचेगा 3,97,000 का, वो आप यहां से सेटअप करना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा ये दोनों ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 275 और 25, ये दोनों शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म लॉस तो लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ होता ही है, शॉर्ट टर्म लॉस तो लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ होता ही है। कितना है शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस कितना है देखो ना भाई, 275 और 25 3 लाख, तो 3 लाख रुपए ये और सेट ऑफ हो जाएगा। बस अब थोड़ा दिमाग लगा लो, लॉसेस ये दोनों सेट ऑफ हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं, हर आइटम का ट्रीटमेंट हो गया, इसका तो बाद में डिडक्शन देना है, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका 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 भी हो गया। ये चीज एंड में क्वेश्चन में चेक करनी पड़ती है, कैरी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन में, नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाता है। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हो गया, रेंट का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, सारे पॉइंट ट्रीट हो गए, बट डिडक्शन देना बाकी है। क्योंकि डिडक्शन देना बाकी है तो मैंने उसको टिक भी नहीं किया, अभी कर दिया, करना नहीं चाहिए था, छोड़ देता हूं, ठीक है। अब चलो फटाफट, पहले तो मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम बतानी है। सैलरी में 33,20,000 आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं, पीजीबीपी निल हो ही चुका है। कैपिटल गेन में बताओ कितना अमाउंट बच रहा है, कैपिटल गेन में बताओ मुझे कितना अमाउंट बच रहा है, कुछ तो बचेगा, 98,000 बचेगा मेरे हिसाब से, एक बार रीवेरीफाई कर लेना। और अदर सोर्स में सिर्फ लॉटरी इनकम बच रही है। तो अब मुझे ग्रॉस टोटल इनकम करके बताओ, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम टोटल करके बताओ, 33,20,000 प्लस 98,000 प्लस 75,000 कितना हुआ बताओ। 34,93,000। बहुत बढ़िया, माइनस डिडक्शन। अब तुम डिडक्शन भी याद रखो, दो हैं अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन भी याद रखो, दो हैं, ठीक है। अब सर इसमें दोनों डिडक्शन में लफड़े हैं। एक डिडक्शन तो अपन ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है बेटे का, अब बेटे में ये आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेजर बेटा है, यूएसए में जॉब कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे का डिडक्शन मिलेगा, बेटा कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई बेटे का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है, 15,000, तो 15,000 का तो ये डिडक्शन दो। एक आपने देखा हो तो हमने प्रिंसिपल रीपे किया था हाउसिंग लोन का, तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, 15,25,000 का टोटल पेमेंट था, जिसमें से 7 लाख का इंटरेस्ट था, तो 8,25,000 का तो प्रिंसिपल था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ये लोन फ्रेंड से लिया है, फ्रेंड से लिया है। रूल है अगर आपने लोन बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो आपको, किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया है, तो आपको डिडक्शन मिलता है, वरना नहीं मिलता। तो ये तो फ्रेंड से लिया है, तो 80C में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा सर, यहां पे गलती होती है। तो ये अपने को डिडक्शन देना नहीं है, बात खत्म। तो 34,93,000 माइनस 15,000, 34,78,000 की अपनी आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर, टोटल इनकम, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी है। बताइए क्लियर है क्या, फटाफट बोलिए, कोई डाउट? ठीक है, बहुत बढ़िया।